मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संविधान एक ऐसी विधि है जो अन्य कानूनों को क्या करती है, शक्ति देती है, पावर देती है। तो क्या आप में से कोई हमको बता सकता है कि हमारे संविधान का वो कौन सा हिस्सा है जो एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है? आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? आप देखते हैं, हम किसी भी ऑफिस में वर्क करते हैं या फिर बच्चे, छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उनके गले में एक आइडेंटिटी कार्ड लगाता है जिसमें कि डिटेल लिखी हुई होती है, उनका नाम, क्लास कौन सी है, मदर फादर का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कौन सा स्कूल है, उनका एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। तो ऐसा ही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक हिस्सा यानी कि एक भाग जो कि आइडेंटिटी कार्ड की तरह यूज होता है। तो अगर आप लोगों को पता है कि वो आइडेंटिटी कार्ड कौन सा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं कि भाई ये आइडेंटिटी कार्ड है। बाकी अदरवाइज तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि कौन सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है? सबसे बड़ा सर्वोच्च लॉ है जो क्या करता है और कानूनों को गति देता है और कानूनों को शक्ति देता है। तो जैसा कि मैंने बात करी है आइडेंटिटी कार्ड की, तो जब हम आइडेंटिटी कार्ड की बात करते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है प्रीएम्बल। क्या होता है प्रीएम्बल? प्रीएम्बल होता है उद्देशिका। उद्देशिका कहाँ पर लिखी होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? जैसे ही हम संविधान का पहला पन्ना खोलते हैं तो हमको संविधान की उद्देशिका लिखी हुई मिलती है जिसको कि हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? इसको प्रीएम्बल कहा जाता है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करते हैं तो हमको सबसे पहले देखना होगा कि ये प्रीएम्बल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए, सबसे पहले जब हम उद्देशिका की बात कर रहे हैं तो ये बोल रहा है हम यानी कि भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम में कौन कौन लोग आ रहे हैं? हम सब लोग भारत के लोग। कौन होते हैं भारत के लोग? जो भारत में निवास करते हैं। क्या इस नागरिकता के प्रोविजन भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए कि नागरिकता के जो प्रोविजन है वो कौन से भाग में, कौन से आर्टिकल में दे रखे हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो कहता है हम भारत के लोग। देखिए, डायरेक्टली इस लाइन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये वाली लाइन क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है या नहीं, या हम भारत के लोग प्रीएम्बल में दिए गए हैं या नहीं, या हम भारत के लोगों का क्या मतलब होता है। तो हम भारत के लोग भारत को यानी इंडिया को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ तक हमको अंडरलाइन करना है। क्यों अंडरलाइन करना है? क्योंकि ये वाली जो लाइन होती है ये हमारे एग्जाम में डायरेक्टली लिखी हुई आती है। इनका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं कि भाई इनके सीक्वेंस में किस तरीके से लिखा गया है, कौन सी चीज आगे है, कौन सी चीज पीछे है। तो क्या कहा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान माना गया है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को आगे बढ़ा देंगे कि मुसलमानों को, ईसाइयों को, इस तरीके से नहीं है। सभी धर्म समान होते हैं। इस विचारधारा के साथ हमारा भारत देश चलता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है यानी कि हम भारत के लोगों का गणराज्य है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है जनता का, वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। क्योंकि हम वोट देते हैं और अपने पसंद के व्यक्ति को चुनाव जिताते हैं, वो हमारा प्रतिनिधि होता है। आई बात समझ में? तो ये यहाँ तक पहुंचने के बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? समस्त नागरिकों को, यानी किसकी बात की जा रही है? समस्त व्यक्तियों की नहीं की जा रही है यहाँ पे बात, यहाँ पर समस्त नागरिकों की जा रही है। नागरिक कौन से? भारत के नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। उनको क्या दिया जा रहा है? न्याय। न्याय किस चीज का दिया गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इस तरीके का न्याय इनको दिया गया है। डायरेक्टली पूछा जाता है कितने प्रकार के न्याय प्रीएम्बल में दिए गए हैं? तो 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिए गए हैं।
फिर देखिए स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि फ्रीडम दी गई है। किस चीज की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता जो दी गई है वो इन चीजों की दी गई है, विश्वास, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति, विचार, ये। फिर बोल रहा है समता यानी कि समानता, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी सभी व्यक्तियों को अवसर दिए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए नौकरी का अवसर है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि केवल जेंट्स के लिए पोस्ट निकल रही है, ऐसा थोड़ी ना है केवल लेडीज के लिए पोस्ट निकल रही है। क्या होता है, सभी को अवसर दिए जाते हैं कि भाई आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये क्या कहा गया है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। न्याय दिए गए हैं, स्वतंत्रता दी गई है और समानता दी गई है। इसके बाद जब बात करते हैं तो कहता है प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये वाले पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्या आता है, क्वेश्चन आता है। फिर देखिए सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, संविधान सभा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो प्रियम्बल था वहां पे इसकी शपथ ली जाती है। प्रियम्बल में जब ये बना था तो क्या किया जाता है, शपथ। जैसे कि कभी मंत्री होते हैं वो भी शपथ लेते हैं, तब ये यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इस संविधान सभा में आज तारीख, ये डेट आपको जरूर पता होनी चाहिए कि इस डेट के दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी क्या होती है? जैसे कि आप जानते हैं ना, तिथि होती है, जैसे सप्तमी तिथि, ग्यारस, अमावस, इस एकादशी बोलते हैं जिसको, इस तरीके की जो तिथियां होती है, वैसे ही यहाँ पर सप्तमी तिथि थी, ठीक है। तो बोल रहा है संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। वो क्या किया गया था, बनाया गया था। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। यहाँ तो क्या हुआ था, बना था, ठीक है। तो ये हमारा प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या हमको याद होना चाहिए? तो बिल्कुल प्रियम्बल की तो एक एक लाइन हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि हम लॉ के विद्यार्थी हैं, और अगर हमको प्रियम्बल ही नहीं आएगा तो हम ये सोचेंगे कि भाई हमको तो बेसिक एबीसीडी ही नहीं आती है। क्योंकि संविधान क्या होता है, सर्वोच्च विधि होता है, और कानूनों को ये क्या करता है, शक्ति देता है। तो जो शक्ति देगा अगर वो ही हमें पता नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रियम्बल के, जिससे कि जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो हमको पता हो कि भाई आखिर जो प्रियम्बल का पार्ट है वहां से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ वन लाइनर्स लेके आई हूँ, जिसके थ्रू हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो हमारा प्रियम्बल है इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वन लाइनर्स की। संविधान क्या है, विधियों की विधि है। विधियों की विधि किस तरीके से है, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं घर में सबसे बड़े होते हैं दादाजी, दादाजी जो होते हैं उसके बाद होता है पिताजी, पिताजी के बाद होता है बेटा, और बेटे के बाद होता है पोता। इस तरीके से काम चलता है। तो सारी पावर कहाँ से आ रही है, दादाजी से आगे पावर ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसे ही संविधान जो है वो दादाजी हैं, किसके, सभी लॉस के, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं, संविधान क्या है, विधियों की विधि है। फिर क्या किया गया था, इसको स्वीकार कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को इसको उद्देशिका को स्वीकार किया गया था। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने क्या किया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव रखा था। इसके बाद देखिए संविधान सभा को अडॉप्ट किया गया था। कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। तो आपके सामने डेट लिखी हुई है, आप इनको देख सकते हैं। अब देखिए रिलेटेड केसेस, तो प्रियम्बल से भी रिलेटेड केसेस होते हैं क्या, तो बिल्कुल होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई लोग मानते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है, उद्देशिका है, वो संविधान का हिस्सा है, और कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है वो संविधान का हिस्सा नहीं है।
तो इन बातों को कुछ वादों की सहायता से स्पष्ट किया गया है कि आखिर इस संविधान में उद्देशिका की स्थिति क्या है, क्या इसको संविधान का हिस्सा माना जाता है या नहीं माना जाता। तो सबसे पहला केस आया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस था। इसमें कहा गया था कि यह अधिनियम के आदर्शों और अभिलाषाओं को संक्षिप्त रूप से अंतर्निविष्ट करता है, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी गई है उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता है। इसके बाद क्या कहा गया है, स्टोवेल वर्सेस लॉर्ड आर्च ने 1569 में कहा था यह अधिनियम निर्माताओं के मन को जानने की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी, यानी कि जिन्होंने संविधान को बनाया है उनके मन में क्या चल रहा था संविधान को बनाते समय, उस बात को जानने की कुंजी यानी कि चाबी है, स्टोवेल के केस में हमको बताया गया था। सज्जन सिंह का फेमस केस है जिसमें क्या कहा गया था कि जो उद्देशिका होती है वो हमारे संविधान का निचोड़ है, यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को निचोड़ के जो सार निकलेगा वो हमारा क्या है, प्रीएम्बल है। इसके बाद कहा गया है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बाद में 1973 का केस है, बहुत फेमस केस है, इसको आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्या कहा गया है, उद्देशिका संविधान का अंग है। ये बात किसमें कही गई है, केशवानंद भारती के बाद में। इसमें क्या कहा था, इसमें संशोधन किया जा सकता है क्योंकि ये संविधान का हिस्सा है। भाई जो संविधान का हिस्सा होगा उसी में तो संशोधन कर सकते हो ना। आज आपकी बॉडी का जो पार्ट है उसी में तो कोई चेंजेस किए जा सकते हैं ऑपरेशन वगैरह करके। जैसे कि मान लीजिए पैर टूटा है तो पैर का ऑपरेशन करके उसको सही किया जा सकता है क्योंकि वो बॉडी का हिस्सा है। ऐसे थोड़ी ना होगा कि बॉडी का हिस्सा नहीं है और उसको भी उसमें जोड़ दिया जाए। तो केशवानंद भारती बोल रहा है कि जो उद्देशिका होती है वो संविधान का हिस्सा है, तो इसमें आप संशोधन कर सकते हो। और इसके बाद एसआर मुंबई में भी क्या कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग है। कई बार पूछा गया है कि कौन कौन से केस में कहा गया है कि संविधान का हिस्सा है उद्देशिका, या उद्देशिका संविधान का हिस्सा है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो आपको केशवानंद का बाद और एसआर मुंबई का केस पता होना चाहिए। फिर इसके विपरीत बेरुबारी के बाद में क्या कहा गया है कि भाई उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। फिर रोमानुद्दीन के बाद में 2020 में क्या कहा गया था कि संविधान की उद्देशिका का निर्वचन, निर्वचन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब कोई बात आपने कही उसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि बाहर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और या फिर मैं बोलूँ बाहर बच्चे बहुत सारे हैं, तो किस तरीके से मैं इसको इंटरप्रिटेट करती हूँ, किस तरीके से आप बात को समझते हैं, वो निर्वचन कहलाता है। तो क्या बोल रहा है, संविधान की उद्देशिका का निर्वचन संविधान के भाग के रूप में ही किया जाना चाहिए। उद्देशिका में दिए गए उद्देश्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये वाली बात हमको रुमानुद्दीन के केस में कही थी। 2020 का केस है, लेटेस्ट केस है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये सब देखने के बाद हमको ये पता चल गया संविधान का हिस्सा है नहीं है, संशोधन किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जिससे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो हम वन लाइनर के थ्रू देखेंगे, जिससे कि हमको ये पता होगा कि डायरेक्टली हमको इसका आंसर क्या करके आना है। तो क्या बोल रहा है, महत्वपूर्ण बिंदु में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया है। यानी कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 42वां संविधान संशोधन एक ऐसा संशोधन था जब समाजवादी पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा संशोधन हुआ था जब मतलब इस साल इतने संशोधन हुए थे कि इसके कारण इसको मिनी संशोधन कहा गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, सॉरी। फिर क्या बोल रहा है, विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पे मैं कुछ वो भी बातें लेके आई हूँ कि भाई कौन सी चीज, क्योंकि आप जानते हैं संविधान को बनाने में हमने अलग अलग देशों का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया था, जैसे कि मूल अधिकार लिए गए, फिर नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो एक क्लास दी गई है कहाँ से क्या लिया गया। तो अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं पता कि कौन सी चीज किस जगह से ली गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, कहाँ से क्या लिया, ये वाली एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर एक बार देख सकते हैं। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देश के एकल नागरिकता की अवधारणा यूके से ली गई है। यूके से क्या ली गई है, एकल नागरिकता।
एकल नागरिकता की, मतलब एक समय में आप एक ही नागरिकता को, एक ही सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर सकते हो, ये वाली बात बोली गई है। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? शासन की संसदीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया गया है, और साथ में फिर बोल रहा है ब्रिटेन के संविधान ने विधि निर्माण की वेस्टमिनिस्टर पद्धति। देखिए, आपको पता होनी चाहिए वेस्टमिनिस्टर पद्धति क्या होती है और कहां से ली गई है। विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया था। ठीक है, ये वाली बात हुई। जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि भाई हमको ये क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि जो जानकारी होगी वो और लोगों को भी मिल पाए। ठीक है, अब आ जाओ, माउंटबेटन प्लान क्या होता है और किस तरीके से होता है? माउंटबेटन प्लान भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण और देश के विभाजन से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे कि अभी जेरो जेडी का एग्जाम होगा, जुडिशरी का एग्जाम आता है, और हर जुडिशरी में कॉन्स्टिट्यूशन आता है लगभग, तो आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को तो पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, संवर्धित सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। कोशिश मैंने की है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं जरूर लिखूं, बाकी तो आप क्या कर सकते हैं, कहाँ से क्या लिया कि एक क्लास आप वहां जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर। अब देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। फिर बता रहा है संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? स्थायी अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो थे हरेंद्र नाथ मुखर्जी। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये पता होनी चाहिए। वैसे क्या होता है, स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष सबको पता होते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष कम लोगों को पता होते हैं। तो आपको लेकिन पता होना चाहिए कि हरेंद्र नाथ मुखर्जी जो हैं वो क्या हैं? उपाध्यक्ष थे। ठीक है, फिर बता रहा है प्रारूप समिति किसने बनाई थी? तो जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, बी.आर. अम्बेडकर साहब, इन्होंने क्या कहा था कि ये हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान को कितना समय लगा था बनने में? ऐसे तो था नहीं कि आज तैयार किया और कल बन गया, ऐसे नहीं था, बहुत समय लगा था, बहुत चीजें ग्रहण भी करनी पड़ी, बहुत चीजें हटानी भी पड़ी। तो 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था हमारा संविधान। 2 महीने, 2 साल 11 माह, यानी 11 माह मतलब 11 महीने और 18 दिन में। ठीक है, अब देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। संविधान सभा के सदस्यों ने तो संविधान को एक्सेप्ट किया था ना, ये वाली बात है। संविधान का जनक किसको कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को। जनक मतलब क्या होता है? जनक मतलब होता है पिताजी। ठीक है, तो संविधान के जो पिताजी हैं वो कौन है? बी.आर. अम्बेडकर साहब है। फिर आता है मसौदा समिति। मसौदा समिति की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1947, यानी 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति की स्थापना की गई थी, और अंबेडकर की अध्यक्षता में इसको करा गया था। अब देखिए, संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल हुए थे। आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब जेलो जेडी का एग्जाम आएगा तो हम उनको ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये वाले प्रोविजन आप ऐड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, क्योंकि क्या है, उद्देशिका जो होती है वो संविधान का भाग होती है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, तो अब ये नहीं बोल सकते अध्यक्ष क्यों पूछ रहे हो, प्रारूप समिति क्यों पूछ रहे हो, इसमें कितने मेंबर आए थे ये क्यों पूछ रहे हो, ऐसा हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? आंसर्स को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? भारत में संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग। हम क्यों संप्रभु हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। हमको लगता है कि ये व्यक्ति आकर काम करेगा, अब वो काम करे नहीं करे वो सेपरेट चीज है, लेकिन क्या होता है, व्यक्ति को हम ही चुनते हैं वोट डाल करके। ठीक है, अब देखो, संप्रभु से क्या तात्पर्य होता है? लोगों को आंतरिक व बाह्य मामलों में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। कोई बाहरी देश की शक्ति भारत का नियंत्रण नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हो गया कि जो देश से संबंधित अधिकार हैं उनके सामने क्या होता है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है वो हमारा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई भी चीज़ हमको करनी है और हम चीन से जाके पूछेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, या अमेरिका से जाके पूछेंगे कि हम ये कर ले या नहीं कर ले, या अमेरिका हम पे कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, हम संप्रभु हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है?
अध्यक्षीय प्रणाली का भारतीय संविधान से संबंध नहीं है। क्यों नहीं है भाई? राजा का बेटा ही शासन चलाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है और वो काम करता है, यहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया है क्योंकि राज्य प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है। निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्शन। हम इलेक्शन में वोट डालते हैं और अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। कितनी आयु का व्यक्ति वोट दे सकता है? तो 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति वोट दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि 18 वर्ष का व्यक्ति हो चुका है, वो वयस्क हो चुका है, तो वो वोट डाल सकता है, अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। अब क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना में हमारे देश का इंडिया दैट इज भारत के रूप में डिफाइन किया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज भारत के रूप में डिफाइन किया गया है। अब क्या बोल रहा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। ये पूछा जाता है कि भाई कौन कौन से न्याय दिए जाते हैं प्रियम्बल के अंतर्गत। फिर बोल रहा है धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है कि भाई किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करना, यानी ऐसे नहीं कह सकते कि हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, इस्लाम चलता है या फिर क्रिश्चियन पद्धति चलती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन से 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसका सन क्या है, ईयर क्या है, आपको पता होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है कि 1976 से राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 76 लिख लीजिए यहाँ पर। 76 से राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। प्रजातांत्रिक गणतंत्र का क्या तात्पर्य होता है? राज्य प्रमुख का निर्वाचन जनता करती है। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को खूब देख के आए हैं। नेक्स्ट देखिए, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है कि सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करना। राज्य का अपना कोई सामान्य धर्म नहीं होता, अभी हमने देखा है। शक्ति का सर्वोच्च स्रोत कौन माना जाता है? हम भारत के संविधान को मानते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान ही क्या करता है, अन्य लॉ को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। एसआर मुंबई में क्या कहा गया था कि भारत का संविधान संघात्मक है। भारतीय संविधान में एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक है, ना कि संघात्मक राज्य। किसने कहा था? तो केसी वेहर ने कहा था। ठीक है। संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राष्ट्र में जो फाइनल सिग्नेचर हुए थे वो 24 जून 1950 को किए गए थे। संविधान क्या करता है? नागरिक यानी कि सिटीजन और सरकार यानी कि गवर्नमेंट के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अब देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि JNK यानी कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से पारित हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 से क्या किया गया था? JNK पुनर्गठन जो अधिनियम है वो पारित हुआ था। फिर बोल रहा है संविधान की प्रस्तावना का प्रयोग इसके किसी प्रावधान की अस्पष्टता का निवारण करने हेतु कहा जाता है। यानी कि संविधान के किसी प्रोविजन को लेकर अगर किसी भी तरीके का स्पष्टता नहीं है, अस्पष्टता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल का यूज कर सकते हो। 26 नवंबर 1946 को अस्तित्व में आई थी संविधान सभा। भारत का संविधान दृढ़ता और लचीलेपन का अद्वितीय मिश्रण है। माउंटबेटन योजना से भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया और ये कहता है कि जो शक्ति होती है वो भारत के लोगों में निवास करती है। और संविधान में प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा का उपबंध हमने कनाडा से लिया है। तो ये हमारे पास प्रोविजंस थे, हैंड रिटन नोट्स हैं। तो मैं खुद आपके लोगों के लिए नोट्स बनाकर प्रिपेयर करके लेके आई हूँ, तो मेहनत खूब लगती है। आप लोगों को क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जिससे कि क्या लगेगा मुझे कि भाई आप लोगों को वाकई इन नोट्स की, इस मेहनत की ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूंगी। तो आपको आज ही इसको क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को हमारे चैनल के साथ जोड़ना है और क्या करना है? अपनी पढ़ाई को गति देनी है। समय बहुत कम रह गया है। कोई भी वैकेंसी होती है वो अचानक से आती है, 1-1.5 महीने में एग्जाम हो जाता है और फाइनली हमको लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम तो तैयारी कर रहे थे लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन 1-1.5 महीने की तैयारी से हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। मैटर अवेलेबल है आपके पास, तो आपको आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है
जो सभी एग्जामों में आता है, ठीक है। जैसे जो नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें पॉलिटी के रूप में आता है, और बाकी हमारे लॉ में तो आते ही है, जुडिशरी वगैरह में, जेएलओ वगैरह में आता है। तो आप लोगों को तो इसकी नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये फिलहाल जो ये क्लास थी, मैंने जो क्लास ली है वो जेएलओ जेडीए वालों के लिए है। तो जेएलओ जेडीए वालों जिन्होंने जेडीए का फॉर्म फिल किया है, आप लोगों को क्या करना है, इस क्लास के थ्रू आज से ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करना है। और आप चाहते हैं कि ये वाले जो नोट्स हैं वो आपके पास अवेलेबल हो, किसी भी तरीके की अगर नोट्स की इंक्वायरी है तो आपको क्या करना है, डीलॉ लर्निंग ऐप आएगी, डीलॉ LEARNING लर्निंग, और ऐप आएगी, उसको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, नोट्स वगैरह ले सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है, अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी लगती है तो 8619571158 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी तरीके की इंक्वायरी के लिए। भाई अगर आपसे ऐप डाउनलोड नहीं हो रही, आपको नोट्स नहीं मिल रहे, फिर क्या करना है, अगर आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को कंटिन्यू करना है तो आपको क्या करना होगा, डीलॉ लर्निंग ऐप पर आना पड़ेगा, और वहां पर हम क्या करेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से, मजबूती से करेंगे। तो फिर क्या करते हैं, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।